अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फुरकान अहमद फ्रीलांसिंग वाला। आज हमारे पास जो हमारे जो मोहतरम मोअज़्ज़िज़ हमारे जो दोस्त हैं जो हमारे साथ इकट्ठे हुए इस शो में, जिनका नाम है तालिब जान अब्बासी, हम उनको जो है अपने शो में वेलकम करते हैं कि उन्होंने अपना टीम को निकाला हमारे शो में है। सबसे पहले उनका हम शुक्रगुजार करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में है। और सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं आपको आपके प्रोडक्शन का जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं, ये सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान अहमद फ्रीलांसिंग वाला, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस हैपन। मेरा नाम तालिब जान बासिंदी है, कोहिस्तान लोअर्स खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। बुनियादी तौर पर मैं एक रिसर्चर, माहिर तालीम ही समझें, बल्कि मैं तो अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ और एक समाजी कारकुन हूँ। और पिछले 22 सालों से डेवलपमेंट सेक्टर और तहक़ीक़ के मैदान में अपनी खिदमत मुल्क व कौम के लिए सरअंजाम दे रहा हूँ। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि आप मतलब एक रिसर्चर हैं, तो आपने जिस हिसाब से रिसर्चिंग आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की और आपकी डिग्री कौन सी है, और मतलब आपने सही तालीम कहाँ से हासिल की। मैंने 1998 में एमएस डेवलपमेंट स्टडीज़ में किया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर से, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से बाद में एक और मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में, सियासियात में। और since then I'm involved in research and development sector, research में especially languages and cultures of northern Pakistan has been my focus, और education और especially mother tongue based multilingual education. ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा सर, जैसे कि हमें पता है कि पेशावर एक मतलब कि कैपिटल है केबीके का, तो पेशावर की मतलब सबसे खूबियत क्या थी, पेशावर का नाम उसके वक्त, और पेशावर जो है मतलब पाकिस्तान के साथ कैसे मतलब वो शामिल हुआ, आप इसके ऊपर क्या मतलब नजरिया रखते हैं। पेशावर तो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का कैपिटल है, और पेशावर तो रोज़ अव्वल से पाकिस्तान के साथ है। ये आपको किसने कहा गया है कि पेशावर पाकिस्तान के साथ, आप कहते हैं कैसा वो हुआ, शामिल हुआ, तो इस सवाल का तो मेरे सब पास जवाब नहीं है। पेशावर उस वक़्त इसको सूबा सरहद कहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP अंग्रेज़ों के ज़माने में। और ये पाकिस्तान के साथ ही था जब पाकिस्तान बना। और अलबत्ता हमारा जो ज़िला है कोहिस्तान, ये उस वक़्त पाकिस्तान के साथ नहीं था। 69 में या 68, आई डोंट रियली रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, लेकिन ये वाली रियासती वाली स्वात के साथ हमारा मगरबी हिस्सा था, और मशरक़ी हिस्सा पहले तो यागिस्तान कहलाता था और बाद में हज़ारे के साथ था। तो अब हम तो पाकिस्तान में बाद में आकर जब रियासत ख़त्म की गई, रियासत वाले स्वात जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो हमारा अदगाम हुआ पाकिस्तान के साथ मिले, और सिंस देन वी आर गुड पाकिस्तानी। ज़बरदस्त, बेहतरीन सर। अच्छा सर, आपके रोल मॉडल कौन हैं और आप उनको क्यों फॉलो करते हैं। हाँ, ये तो बहुत एक अमीक सवाल है, और हम सब के लिए रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब के लिए मुसलमान हैं, तो उससे बढ़कर रोल मॉडल की अगर हम तलाश करेंगे तो मेरे ख्याल में हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। और क्योंकि वो एक एक हर लिहाज से एक परफेक्ट इंसान थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के दोस्त थे, हबीबुल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम मुसलमान तो अंधाधुंध उनसे मोहब्बत करते हैं और बेलाग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की इंतहा नहीं है, लेकिन जो जिन अंग्रेज़ों ने ताक़ीद की हैं और उन्होंने
100 बेस्ट पर्सनालिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड वो जो सामने आए हैं, और भी कई कुतुब सामने आए हैं बासर शख्सियात का इंसानी तारीख़ का, तो उनमें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला शख्स पाएंगे। तो उनकी शख्सियत की, उनकी सीरत के ज़िंदा होते हुए हमें कैसे हम कहें कि हमारा कोई और रोल मॉडल है। बेशक सर, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सारे मतलब के जो एक मिसाल हैं, और जिस तरह आपने इस सवाल का जवाब दिया वो मतलब काफ़ी काबिल तारीफ था। और जैसे कि हमें पता है कि हम मतलब कि अपने मतलब के कामों से हम अलग हो चुके हैं, तो हम मतलब कि दीन से दूर हो चुके हैं, तो हमें दीन पर आने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए? आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही है। मैं कह रहा था कि जैसे कि हमें पता है कि हम मतलब दीन से दूर हो चुके हैं, तो हम दीन पर आने के लिए हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए, और हमें कैसे मतलब हम उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर काम करें? थैंक यू वेरी मच फुरकान अहमद फ्रीलांसिंग वाला, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और वेरी मच बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टुडेज वर्ल्ड कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने हमें ख़बरदार किया क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को कि मैं आपके दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत को। तो बदकिस्मती ये हुई कि हम कुरान से दूर होते चले गए, और जब कुरान से हम दूर होते चले गए, कुरान को हमने सिर्फ़ इस चीज़ के लिए मुख्तस किया कि शादी ब्याह में इसको इस्तेमाल करना, तबर्रुक के लिए इस्तेमाल करना, और अगर ज़्यादा बहुत मेहनत की तो हमने कुरान को रमज़ान में पढ़ा और सवाब के लिए पढ़ा। लेकिन कुरान का नुज़ूल इसलिए नहीं हुआ था। कुरान इज़ अ परफेक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लाइफ। तो जब वो कोड ऑफ लाइफ था और लाइफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी के हर शोबे में आपने कुरान से, या आपने, हमने मुसलमानों ने कुरान से रहनुमाई हासिल करनी थी। तो कुरान से रहनुमाई तब हासिल करेंगे जब हम कुरान को पढ़ेंगे, लेकिन समझ कर पढ़ेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह हमें क्या कह रहा है। अल्लाह देखें, जब कोई मशीन आती है हमारे टुडेज़ वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो उस मशीन के साथ उसका एक किताबचा आता है, और वो किताबचा उस मशीन को चलाने के लिए, उसकी ड्यूरेशन के लिए, उसके प्रिकॉशंस के लिए, उसके सारे खदोखाल उसमें मेंशन होते हैं। तो हम अल्लाह की समझो के मशीन हैं, अल्लाह ने हमें बनाया है, तो अल्लाह ने साथ अपनी किताब भी भेजी है कि इसमें आपने इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालनी है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और एक कामयाब इंसान होकर मेरे पास लौट के आना है। हम सब ने मरना है, और मरने के बाद अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन हम सब ने उठना है। तो हम सब ने अपनी जो ज़िंदगी है इसका एक एक लम्हे का हिसाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाए और हमारे ऊपर अपना रहम व करम फरमाए। हम तो इस काबिल नहीं हैं। देखो, अब 2.25 करोड़ मुसलमान होने के, 2.25 अरब मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान हर जगह पीटा जा रहा है, मुसलमान घसीटा जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि कुरान से हम सब की दूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस गफलत को हमें माफ़ फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम हमारे मुल्क के अंदर मतलब कि दिन ब दिन जो हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खानों पे, पीने पे, कमाई के ऊपर। मतलब कि हमारे जो नौजवान हैं उनको फोर्स किया जाता है कि आप कमा नहीं रहे, आप मतलब डेली मतलब बेसिस पे उनको मतलब तनकीद का निशाना बना दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो है मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब डिप्रेस होते हैं, मायूसी के शिकार बनते हैं। तो इसको मतलब ख़त्म करने के लिए हमें कौन से इकदाम लेने चाहिए? और दूसरी तरफ जैसे कि मतलब कि हम इसकी वजह से एजुकेशन और तालीम जो है वो मतलब के होने के बावजूद भी हमें नौकरियां अगर नहीं मिल रही होती हैं, और बहुत सारे मतलब कि लोग जो हैं और उसके ऊपर मतलब के बिजनेस कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में भी आप क्या ख्याल रखते हैं? हमारे आपसे ये दो सवाल हैं, तो आप पहले सवाल के बाद फिर ये दूसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। इनके बारे में आप क्या फुरकान फुरकान भाई, बात इतनी ऐसी है, आपने बहुत एक अहम उसकी तरफ, एक अहम नुक्ते की तरफ एक हम मेरी तवज्जो मबजूल कराई। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक बेचैनी की हवा है
एक बेचैनी का माहौल है, एक कसम पुरसी का माहौल है, एक मायूसी का आलम है, और हर तरफ हमारा नौजवान वो उसको भी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। नौजवान ब्रेन ड्रेन इस मुल्क से हो रहा है, मुल्क से भाग रहे हैं। 70 लाख और 75 लाख देकर इंग्लैंड जा रहे हैं, जहाँ से हमने आज़ादी हासिल की है। वहाँ 75 लाख रुपए देकर वापस मजदूरी करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत एक बड़ा सवाल निशान है उन सारे लोगों के लिए जो हुक्मरान हैं, जो एट द हिम ऑफ अफेयर्स हैं, जो हमारे हुकूमतों को चलाते हैं, जो सियासी हमारे अकाबरीन हैं। तो इस आलम में एक रास्ता जो है वो मुतय्यन करना होगा हमें, कि हमें ये देखना होगा कि हमारी पिछले 75 सालों की जो तारीख़ है, इस तारीख़ को थोड़ा सा इसको रिविज़िट करना होगा। और ये किसने करना होगा? ये हमारे नौजवानों ने करना होगा। इस मुल्क में 5 करोड़ 85 लाख नौजवान 5 करोड़ 85 लाख नौजवान वोटर्स हैं। तो नौजवानों ने अपने वोट की ताकत से इस समाज को, इस माहौल को, इस सियासी कहमा कहमी को एक डायरेक्शन देनी है। और देखें, इन सारी एफिलिएशन से हट के नौजवानों को ये सोचना होगा कि इस मुल्क में कौन लोग हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास एक विजन है, जिसके पास प्रोग्राम है, जो करप्शन से खाली हैं, जो दरवेश हैं, जो इस मुल्क को चलाने की सलाहियत रखते हैं, जो बेबाक हैं, जो पाक हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो कब्र पे यकीन रखते हैं, और वो दिन में 1 मरतबा नहीं, 10 मरतबा भी नहीं, वो मतलब दर्जनों मरतबा अपने कब्र को और यौम आखिरत को याद करते रहते हैं। तो वो कौन लोग हैं? उन लोगों की तलाश करनी होगी। हमें ऐसे लोगों को आगे लाना होगा जिनके अंदर हवस न हो, दौलत की हवस न हो, और जो अल्लाह के दीन को, इकामत दीन के लिए जो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, जो इस मुल्क को, इस मुल्क के नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। तो ऐसे लोगों को हमें हुकूमत देनी होगी। और जब हम हुकूमत देंगे तो एक इनकलाबी पॉलिसीज़ आएंगी, जहाँ हमारे एक तालीम, एक यकसा निज़ामी तालीम होगा, तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। हमारे नौजवानों को स्किल एजुकेशन की ज़रूरत है, वो मिलेगा। हमारे नौजवानों को एक होप मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी। तो ये सारा काम मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हमारे जो 66% या 67% नौजवान हैं, उन नौजवानों में करना होगा। नौजवानों ने अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क की बागडोर को संभालना होगा और इस मुल्क की डायरेक्शन को चेंज करना होगा। और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारे सामने आगे एक अहम दिन आ रहा है, 8 फरवरी 2024। इस 8 फरवरी 2024 को अगर पाकिस्तानी नौजवान एक वाइज डिसीजन करने में कामयाब हो गया, तो समझो कि पाकिस्तान एक तरक्की की राह पर गामज़न होगा। वरना हर पैदा होने वाला बच्चा लाखों रुपए वो मकरूज पैदा होगा, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं होगा। कर्ज पे कर्ज हम लेते रहेंगे, सूद की बुनियादों पर लेते रहेंगे, और हमारे आने वाली नस्लें वो मज़ीद कर्ज़ों में वो दबती जाएंगी। तो इस सारे जो हमारे जितने भी परेशानियां हैं, हमारे दुख दर्द हैं, हमारी जो वो मायूसियां हैं, इन सारी मायूसियों का हल ये है कि मुल्क के अंदर सिस्टम इन प्लेस हो, मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, मुल्क के अंदर इदारे अपने आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करें, और मुल्क के अंदर जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर एवरीबॉडी, इक्वल जस्टिस हो, इजी जस्टिस हो, इंसाफ हो। और जब तक हम इन सारी चीज़ों को, इन 3-4 चीज़ों को नहीं करते हैं, रूल ऑफ लॉ को नाफिज नहीं करते हैं, हम सिस्टम को इन प्लेस नहीं करते हैं, हम आइन की पासदारी नहीं करते हैं, हम कानून की पासदारी नहीं करते हैं, तब तक इस मुल्क के अंदर कोई खैर की खबर मिलने की उम्मीद नहीं है। और इस वक्त इन सारे चीज़ों को जो मैंने आपके सामने गिना, इनकी हालत क्या है आप भी बखूबी जानते हैं, और पूरी 25 करोड़ आवाम को भी पता है कि क्या सूरत हाल है।
جی بہترین سر، آپ نے بہترین طریقے سے اس ٹاپک پہ آپ نے بات کی. اچھا سر، میرا آپ سے ایک اور بھی سوال وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ مطلب ہم نے مطلب پولیٹکس پہ لڑایا بھی جاتا ہے، قوم قوم کو لڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پٹھان، جیسے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا کر دی گئی ہے کہ مطلب اگر پٹھان پٹھان کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے، اور پنجابی پنجابی کو دیکھتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، سرائکی سرائی کو دیکھتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیسے ختم کر دی جائیں تاکہ مطلب کہ قوم، یہ سارے مطلب صوبے ایک قوم بن کے ابھریں اور ایک دم سے مطلب آگے بڑھیں، پاکستانی کا نعرہ لگا کے آگے بڑھیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی جی، میں آپ کو سن رہا ہوں. تو اچھا، میرا ایک سوال یہ تھا آپ سے کہ ہاں سوال ہاں. میں سمجھ میرا آ گیا، سوال میں مجھے سمجھ آ گیا. دیکھیں، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. ہم بے شک یہ دیکھو، ایک تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا جاننا ہوگا کہ اس ملک کے اندر صرف 4 طبقے نہیں رہتے ہیں قومیت کے لحاظ سے، سندھی، پٹھان، بلوچی اور پنجابی. اس ملک کے اندر 70 زبانیں بولی جاتی ہیں. اور جب میں کہتا ہوں کہ 70 زبانیں بولی جاتی ہیں، اس کے سے میری مراد یہ ہے کہ 70 ایتھنک گروپس اس ملک میں رہ رہے ہیں. اور اس کو ہم نے ایک باغ کی طرح لینا ہوگا. ایک باغ کے اندر اگر ایک قسم کے پھول ہوں گے تو وہ باغ اس باغ کے مقابلے میں خوبصورت نہیں ہوگا جس باغ میں رنگا رنگ پھول ہوں، ہر قسم کے پھول موجود ہوں. تو دیکھو، اس ڈائیورسٹی کو ہم نے یونٹی کے ذریعے سے سیلیبریٹ کرنا ہوگا. ہمیں ایک پاکستانی بن کر اپنی اس ڈائیورسٹی کو، لنگوسٹک ڈائیورسٹی، کلچرل ڈائیورسٹی اور ایتھنک ڈائیورسٹی کو، ہم نے ایک پاکستانی بن کر ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا. ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی ہوگی. اور دیکھو، ہم نے اس ملک کو بنانا ہے. اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو جس تعصب کو ہمارے پیغمبری آخری دو زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعصب کو ڈیزاسٹر قرار دیا ہے، تو اس تعصب سے ہم نکل آئیں، ہم ایک پاکستانی بنیں اور امتی مسلمہ کا حصہ بنیں. اور امتی مسلمہ کا حصہ بن کر ہی ہم ایک عظیم ملت اور عظیم قوم اور ایک عظیم ملک کو ان دا کمیونٹی آف نیشنز میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستانی بنیں. بے شک میری ایتھنسٹی، میں کوہستانی ہوں. میں پھر مثال کے طور پر میری لسانی انڈس کوہستانی میری زبان ہے، میری مادری زبان ہے. لیکن مجھے سب سے بڑا فخر تو یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں. اور سب سے اول یہ ہے، اور سب سے اولین درجہ مجھے اس کو دینا چاہیے کہ میں پاکستانی ہوں. اور اردو میری قومی زبان ہے، مجھے اردو پہ فخر کرنا چاہیے. مجھے اپنی قومی زبان پر، قومی شناخت پر فخر کرنی چاہیے. اور یہ کسی حد تک فخر جو ہے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ اپنے قوم، اپنی مٹی، اپنے ملک پر آپ جو ہے نا آپ فخر کر سکیں. اور یہ اس کو آپ اپنے ایمان کا حصہ گردانیں. یہ اور ایمان کا حصہ ہے بھی. جی زبردست سر، آپ نے بہترین طریقے سے نبھایا. اور آپ نے جس صحیح سے مطلب کہ بتایا کہ مطلب ہم سب کو پاکستانی بن کے ایک رہنا چاہیے، اور اس میں مطلب ہمیں کوئی مطلب بھید یا بھاؤ نہیں رہنا چاہیے. ہمیں ایک جی مطلب قوم بن کے ابھرنا چاہیے. جی تو ہم آپ سے مطلب اس سارے جو ہم نے سوال کیے تھے، آج ہم نے مختلف باتوں میں بات کی تھی، جی ایجوکیشن کے بارے میں، لینگویج کے بارے میں، اور مطلب کہ تعصب کے بارے میں. تو ہم سب مطلب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مطلب ہمیں انٹرویو کے پارٹ بنے. اور جاننے سے پہلے ہم آپ سے ایک میسج جاننا چاہیں گے. آپ کوئی میسج دینا چاہیں اس پبلک کو، اس عوام کو، یا اس پورے مطلب گلوبل کو؟ تھینک یو ویری مچ فرقان بھائی. پہلی تو بات یہ کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپروچ کیا اور یو ٹک می آن بورڈ in your series of interviews.
میں آپ کا مشکور ہوں بہت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسے نوجوانوں کی زندگیوں میں عافیت اور برکت عطا فرمائیں تاکہ آپ اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس مٹی کے لیے کچھ کر گزرنے کے قابل ہو سکیں۔ میرا تو فوکس تھرو آؤٹ دا لائف یوتھ رہا اور میں ہمیشہ نوجوانوں کے اوپر بات کرتا ہوں اور مختلف فورمز پہ، تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، پاکستانی نوجوانوں کو، کہ دیکھیں یہ جو صدی ہے، یہ صدی بہت کرٹیکل اور امپورٹنٹ صدی ہے، اور اس صدی میں یہاں پہ اس وقت دنیا میں لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، روبوٹکس کی بات ہو رہی ہے، اینڈ دا روبوٹس آر ریپلیسنگ دا ہیومن بینگس۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کریں، اور ہمارے جو قریبی پڑوسی ملک ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انڈیا پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ ہمارے نوجوان بھی اللہ کے فضل سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی آنے والا دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے، تو نوجوانوں کو اس بابت میں اپنی صلاحیتوں کو بروقار لانا ہوگا۔ اور دوسری چیز میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ اسکل ایجوکیشن کی طرف آئیں، آپ صرف ڈگریاں نہ لیں، آپ ڈگری یافتہ نہ بنیں، آپ اسکلفل نوجوان بنیں اس ملک کا، اور پوری دنیا میں آپ اپنی سروسز کو پھر سیل آؤٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اسکل ہو۔ تو جب اسکل ہو تو اس ملک میں بھی کامیاب ہے، اس ملک سے باہر بھی دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کامیاب ہیں۔ اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری میجورٹی یہ ہے پاکستان میں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی کسی طریقے سے کوئی ڈگری لے لوں اور بائی ہک اور بائی کروک، پیسوں کے ذریعے سے ہو، سفارش کے ذریعے سے ہو، میں کوئی نوکر بنوں۔ تو اس کمپلیکس سے باہر نکل آئیں، کم آؤٹ آف دی باکس، اور آپ بزنس کی طرف آ جائیں، اور بزنس کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں، اور چھوٹے سے چھوٹے بزنس کیوں نہ ہو، بزنس اورینٹڈ بن جائیں، کیونکہ بزنس کے ذریعے سے نہ صرف آپ اپنے خاندانوں کو بہترین انداز سے سپورٹ کر سکتے ہیں، بلکہ بزنس کے ذریعے سے آپ اپنے ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں ایک بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور یہی میری گزارش ہوگی نوجوانوں کو کہ صرف ڈگری سے کچھ نہیں بننے والا، اور سکلز اور انفارمیشن کا آنا لازمی ہے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہارڈ ورک کرنا لازمی ہے، اور زندگی میں اپنا جو ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، اپنا گول ہے، اس کو ہمیشہ بہت ہائی رکھیں۔ اور آپ نے اگر 100% ہائی گول رکھا تو اس تک آپ نہ پہنچ سکے تو 50% 80% تک تو پہنچ جائیں گے۔ تو گول کو ہائی رکھیں، اور گول کو اچیو کرنے کے لیے ویل ڈیفائنڈ راستے کو اپنائیں، اور انشاءاللہ العزیز محنت کریں۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنت کو رائیگاں جانے نہیں دے گا۔ اور میری دعا ہے کہ میرے ملک کے نوجوان اس قابل بنیں کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں پوری دنیا پہ چھا جائیں اور اپنا لوہا منوائیں، اور اس ملک کی باغ ڈور کو، اس ملک کے آنے والے نسلوں کی خاطر، اس ملک کے نظریے کی خاطر اپنے ہاتھوں میں لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ ہم اپنے شو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ہم آپ سے مل کر خوشی، آپ سے تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔